Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं जो क्वेश्चन बैंक आया था उसमें पॉलिटिकल साइंस का जो सेक्शन है यानी सियासियात का जो सेक्शन है वो। इससे पहले मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलजेब्रा के जो है वीडियोस अपलोड कर दिया है क्वेश्चन बैंक के आंसर्स के रिलेटेड, तो आप लोग वो भी जो है ज़रूर चेक करिएगा। और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसके जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हिस्ट्री की तरह पॉलिटिकल साइंस भी जो है वो चैप्टर वाइज दिया गया है, प्लस इसमें भी बहुत सी चीज़ें जो है वो बहुत सी मतलब टेक्स्ट बुक से है, टेक्सुअल क्वेश्चंस जो है टेक्स्ट बुक में मश्क उसमें से दी गई है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसान होगा। आप बस अपनी किताब और आपकी स्कूल की जो नोटबुक है उसे सामने रखें। नोटबुक नहीं तो किताब तो प्लीज़ लेकर बैठिए। सबसे पहले सबक से जो हम शुरू करते हैं, दस्तूर की पेशरफत। महाराष्ट्र में मकामी हुकूमती इदारों में ख़ातीन के लिए डैश नशिस्तें महफूज रखी गई है। तो हमने जो है पढ़ा है ये किताब में कि महाराष्ट्र में जो मकामती हुकूमती इदारे हैं उसमें ख़ातीन के लिए 50% 50% नशिस्तें यानी रिजर्वेशन जो है वो रखा गया है। जेल के कानून के ज़रिए ख़ातीन को अपनी आज़ादी बरकरार रखने और ज़ाती तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम किया गया है, तो ये भी टेक्सुअल है। हक़ मालूमात जो है वो ओवरऑल है, सिर्फ ख़ातीन के लिए नहीं है। इसके अलावा जो है तहफ़्फ़ुज़ ग़िज़ा कानून भी जो है वो सिर्फ ख़ातीन के लिए नहीं है, लेकिन जहेज़ मुखालिफ कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के लिए है, तो ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा। जमहूरियत की रूह यानी डैश, तो जमहूरियत की रूह यानी हुकूमत की लामरकज़ियत, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हुकूमत को मज़ीद शफ़ाफ़ और अवाम के तहत ज़िम्मेदार और जवाबदेह बनाता है। तो जो हक़ मालूमात का कानून है वो जो है वो हुकूमत को मज़ीद शफ़ाफ़ और अवाम के तहत ज़िम्मेदार बनाता है। उसके बाद है दर्ज सवालात सही है या गलत वजूहात के साथ बयान कीजिए, यानी आपको पहले बताना है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स, और उसके बाद जो है आपको उसके मुताबिक जो है वो रीज़न लिखने हैं कि ये ट्रू क्यों है या ये फॉल्स क्यों है। भारतीय जमहूरियत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तस्लीम किया गया है, ये बयान सही है और इसका जो है टेक्सुअल है चूँकि, तो आपको जो है आंसर मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम है तो आप लोग Q&A वाला वीडियो देख सकते हैं, और जो चैप्टर फर्स्ट है उसके फर्स्ट पेज पर ही जो है इसका आंसर मौजूद है। हक़ मालूमात की वजह से हुकूमत के काम में राजदारी बढ़ गई, तो ये जुमला जो है वो गलत है। हक़ मालूमात की वजह से हुकूमत के कामकाज में राजदारी का अंसर कम हुआ है, और इसका रीज़न भी जो है हक़ मालूमात वाला पैराग्राफ है। दस्तूर किसी ज़िंदा दस्तावेज़ की मानिंद है, मदरजा वाला जुमला सही है, और जो है इसका भी ये भी टेक्सचुअल है, तो इसका आंसर आप लोग वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है जमहूरियत की लामरकज़ियत को जमहूरियत की रूह करार दिया गया है, तो हुकूमत की लामरकज़ियत को, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, और इसका रीज़न जो है चूँकि नॉन टेक्सुअल है तो इसका रीज़न हम देखेंगे। टेक्स्ट बुक के आपके पेज नंबर 70 पर जो साइड हेडिंग है जमहूरी लामरकज़ियत, वहीं से जो हम आंसर लेंगे। हुकूमत की लामरकज़ियत जमहूरियत की बुनियाद है। लामरकज़ी होने की वजह से हुकूमत का गलत इस्तेमाल करने में रुकावट पैदा होती है। नेज़ अवाम को हुकूमत में शामिल होने का मौका मिलता है, इसीलिए करके फिर हम सवाल ऐड कर देंगे कि इसीलिए जो है वो हुकूमत की लामरकज़ियत को जमहूरियत की रूह करार दिया गया है। उसके बाद है तस्वुरात को वाज़ेह कीजिए, एक तरह से नोट लिखिए जो होता है। हुकूक पर मुबनी नुक्ते नज़र, तो ये जो है किताबी है, टेक्सुअल है। हक़ मालूमात भी टेक्सुअल है। लोकसभा में ख़ातीन की नुमाइंदगी, ये जो है वो टेक्सुअल नहीं है। इसके लिए हम पेज नंबर 71 पर पेज 72 पर आएंगे। यहाँ पर जो ये बॉक्स के ऊपर का पैराग्राफ है, हमारे मुल्क में सियासत और सियासीदारों में ख़ातीन की नुमाइंदगी शुरू से ही कम रही, यहाँ से लेकर रियासी ख़ातीन कमीशन कायम है, यहाँ तक जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद है जुल्म व नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कानून। इसका जो आंसर है वो इस तरह से होगा कि आपको जो है वो ख़ातीन के लिए जो नाइंसाफ़ी से तहफ़्फ़ुज़ वाला कानून है वो ऐड करना है, प्लस जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या माइनॉरिटी के लिए बनाया गया है वो सब के पॉइंट्स जो है वो आपको ऐड करने हैं। आप लोग जो है वो ये लिखने की कोशिश करिए। मैं भी इंशाल्लाह जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अच्छी और ज़िम्मेदार हुकूमत की खुसूसियात, तो ये वाला जो है इसका आंसर देखिए पेज 73 पर आपको एक बॉक्स दिया है ब्लू कलर का, उसमें जो ये 5 पॉइंट्स दिए हैं वो जो हम इसमें लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दर्ज सवालात के जवाब लिखिए। पहला, समाजी इंसाफ कायम करने से क्या मुराद है, ये टेक्सचुअल है। अदालत के किन फैसलों की वजह से ख़ातीन की इज्जत और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है, ये टेक्सचुअल है।
राय दहिंदों की उम्र 21 साल से घटाकर 18 करने के क्या असरात हुए? तो ये जो है वो टेक्सचुअल नहीं है। सो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 69 पर आपको यहाँ पर जो है इस साइड में दिया हुआ है। राय दहिंदगा की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया है इस तरमीम की वजह से। आज़ाद भारत की नई नौजवान नस्ल को सही मानों में सियासी मौके हासिल हुए। यहाँ से लेकर जो है वो सियासी पार्टियां इस मुकाबले में उतर आई है। यहाँ तक जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद है दस्तूर की बुनियादी साख्त में शामिल शकें कौन सी है? तो अपने को सिर्फ जो है वो शकें गिनानी है इसमें। और ये जो है पेज नंबर 73 पर आपको जो है यहाँ एक बॉक्स दिया गया है येलो कलर का, उसमें जो है बताई गई है। आप सिर्फ जो है पॉइंट वाइज उतार ले। उसके बाद सेकंड चैप्टर है इंतखाबी अमल। इलेक्शन कमिश्नर की नामजदगी डैश करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर की नामजदगी यानी सिलेक्शन जो है वो सदर जमहूरिया करते हैं। डैश को भारत के पहले राय दहिंदगा की हैसियत हासिल है। जो श्याम शरण नेगी जी है उन्हें भारत के पहले राय दहिंदा की हैसियत हासिल है। आज़ाद भारत में पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर डैश को नामजद किया गया था। तो सुकुमार सेन जी को जो है पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नामजद किया गया था। हल्का इंतखाब तश्कील देने का काम इलेक्शन कमीशन की डैश कमेटी अंजाम देती है। हदबंदी कमेटी जो है वो ये काम अंजाम देती है। उसके बाद है दर्ज बयानात सही है या गलत वजूहात के साथ वाजह कीजिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता अखलाक नाफिज करता है। ये बयान जो है सही है, ये टेक्सचुअल है। मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन किसी हल्के इंतखाब में दोबारा इंतखाब कराता है। ये बयान भी दुरुस्त है, ये भी जो है टेक्सचुअल है। नेक्स्ट है रियासती हुकूमत तय करती है कि किसी रियासत में कब और कितने मरहलों में इलेक्शन करवाया जाएगा। तो ये बयान जो है वो गलत है और ये भी टेक्सचुअल है। ईवीएम मशीन से निकलने वाले राय दहिंदा की जांच की रसीद की वजह से इलेक्शन में होने वाले बदउनवानी की रोकथाम में मदद मिली है। तो ये बयान जो है वो दुरुस्त है और इसका आंसर जो है पेज नंबर 80 पर जो है आपको यहाँ एक बॉक्स दिया है, क्या आप जानते हैं? ये जो है वो इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सवाल नंबर 8, नोट लिखिए वस्त मुद्दती इंतखाबात। तो उसी पेज पर पेज नंबर 80 पर ही आपको इस साइड जो येलो बॉक्स दिया गया है उसमें एक साइड हेडिंग है वस्त मुद्दती इंतखाबात, वो जो है उसका आंसर होगा। उसके बाद है इंतखाबी हलकों की तश्कील नौ, ये टेक्सचुअल है। वोट पेटी से ईवीएम मशीन तक का सफ़र, ये भी टेक्सचुअल है। उसके बाद दिया है ज़िमनी इंतखाबात। तो पेज नंबर 80 पर ही जो है आपको उसी येलो बॉक्स में एक और साइड हेडिंग दिखेगी ज़िमनी इंतखाबात, वो उसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है दर्जल तस्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए, जो कि टेक्सचुअल है और इसका आंसर जो है मैं आपको पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ, सो आप लोग वो भी रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंतखाबी अमल के मुतालिक जो है एक खाका दिया है। इसमें जो है हमको उसका जो तरीका है स्टेप वाइज उसको जो है वो फिल करना है। सबसे पहले हल्का इंतखाब की तश्कील होती है। उसके बाद जो है वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट जो है उम्मीदवारों की तरफ से पर्चा नामजदगी भरा जाता है। उसके बाद इंतखाबी तशहीर होती है, यानी कि जो प्रोग्राम्स वगैरह रैली वगैरह होती है। उसके बाद अमलन राय दही की जाती है। उसके बाद जो है वोटों की गिनती होती है और वोटों की गिनती के बाद जो है वो नतीजे बताए जाते हैं इलेक्शन के, और लास्ट में इलेक्शन से मुतालिक अगर कोई तनाज़ात है तो उसे हल किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ बयान कीजिए, ये जो है टेक्सचुअल है और इसका आंसर जो चैप्टर 2 है उसके फर्स्ट पेज पर ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप वाज़े कीजिए कि ज़ाब्ता अखलाक से क्या मुराद है, तो ये भी जो है टेक्सचुअल है। इलेक्शन कमीशन के ओहदे के बारे में जो है वो मालूमात लिखिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो टेक्सचुअल है। आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन को दरपेश चैलेंजेस क्या है? ये वाले क्वेश्चन का आंसर जो है पेज नंबर 78 पर जो आपको यहाँ एक ब्लू बॉक्स दिया है उसके बाजू वाली सेक्शन में जो है यहाँ आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, यही जो है उसका आंसर है। जो दुश्वारियाँ है उनका जिक्र किया गया है, यहाँ पर 3 जो है बताई गई है, तो यही इसका आंसर होगा। उसके बाद है सियासी पार्टियाँ। सवाल नंबर 6, मतलब सियासी पार्टियाँ चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ है। सियासी इक़्तिदार हासिल करने के लिए जब लोग मुत्तहिद होकर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेते हैं तो इस तंजीम को डैश कहते हैं, इस तंजीम को सियासी पार्टी कहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का ताल्लुक रियासत डैश से है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है वो जम्मू कश्मीर की है। गैर ब्राह्मणी तहरीक जस्टिस पार्टी डैश नामी सियासी पार्टी में तब्दील हो गई। तो गैर ब्राह्मणी तहरीक जस्टिस पार्टी जो है वो द्राविड़ मुनियत्तर किलगम नाम में तब्दील हो गई। सियासी पार्टियों का अहम मकसद डैश हासिल करना और उसे बरकरार रखना है, तो इक़्तिदार हासिल करना और उसे बरकरार रखना है।
नेक्स्ट है बयानात सही है या गलत वजूहात के साथ बयान कीजिए। सियासी पार्टियां हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते की कड़ी की हैसियत से काम करती है। ये बयान जो है वो दुरुस्त है और टेक्सचुअल है। सियासी पार्टी समाजी तंजीम ही होती है, ये भी जो है वो दुरुस्त है। मुत्तहदा मुहाज हुकूमत से अदम इस्तेहकाम पैदा होता है, ये बयान जो है गलत है। और श्रोमणी अकाली दल एक कौमी पार्टी है, ये बयान भी जो है वो गलत है। और ये सब जो है वो टेक्सचुअल है, तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। प्लस श्रोमणी अकाली दल वाला जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ये कि अगर इसकी जगह आपको कोई और पार्टी का नाम आए और कहे कि वो एक कौमी पार्टी है, या किसी नेशनल पार्टी का नाम आए और आपको कहे कि वो इलाकाई पार्टी है, तो इससे रिलेटेड जो है वो आपको बस यही करना है कि आपने इतना एक सेंटेंस लिख देना है कि मंदरजा बाला पार्टी या जो भी पार्टी का नाम है वो नाम लिखकर आप कहें कि इलेक्शन कमीशन की दी गई शराइत को ये पार्टी जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाई, इसीलिए जो है वो ये एक कौमी पार्टी नहीं है। इस तरह से जो इसका आंसर बनाना है। और अगर आपने वो शराइत याद हो जाती है जो आपको किताब में दी गई है तो बेहतर है। अगर आप वो शराइत लिखकर वो जुमला लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है तसव्वुरात को वाज़ेह कीजिए। इलाकायत, कौमी पार्टी, ये दोनों भी जो है वो टेक्सचुअल है। और थर्ड जो है वो इलाकाई पार्टी, तो आपकी किताब में जो है वो इलाकाई पार्टी के मुतालिक जो है वो एक शराइत का बॉक्स दिया है, जो कि ये वाला बॉक्स है। तो इसमें जो है आपको यहाँ पर सेक्शन दिया है इलाकाई पार्टी का, तो ये जो है आप शराइत लिखे और उसके बाद जो है वो 3 से 4 अलग अलग इलाकाई पार्टी का नाम और वो किस जगह की इलाकाई पार्टी है वो लिख दीजिए, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। महाराष्ट्र की इलाकाई पार्टियाँ, सो यहाँ जो है पेज नंबर 89 पर आपको बहुत से जो है वो नाम दिए गए हैं महाराष्ट्र की इलाकाई पार्टियों के, तो वहाँ से आप रेफर करें। भारत की कौमी पार्टियां, तो टोटल भारत की 7 कौमी पार्टी है, उसमें से आपको जो 4 याद रहते हैं आप लिख सकते हैं। आप कांग्रेस लिख सकते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी लिख सकते हैं, और नेशनलिस्ट कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, प्लस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, तो मार्क्सवादी पार्टी। इस तरह से जो है वो आप लोग जो भी 4 आपको याद है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद याद जो है ज़मानी ख़त दिया गया है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो उसकी बुनियाद रखी गई थी। फिर जो है भारतीय जनता पार्टी, तो ये 1980 में जो है एक अलग नाम भारतीय जनता पार्टी नाम से जो है ये एक बनी थी पार्टी। फिर 1984 में जो है वो बहुजन समाज पार्टी जो है वो अमल में आई थी, तश्कील दी गई थी। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में आई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्तसर जवाब लिखिए। सियासी पार्टियों के नज़रिए और काम के दरमियान फ़र्क वाज़ेह कीजिए। सो इसका आंसर जो है आप लोगों का जो 3rd चैप्टर स्टार्ट होता है उसी पेज पर जो फ़लसफ़ियाना बुनियाद और पार्टी प्रोग्राम है इसको मिलाकर जो है बनेगा कि पार्टी का जो है वो नज़रिया होता है, जो उसका फ़लसफ़ा होता है, और उसके बाद जो है वो उस पर बेस्ड पॉलिसी से वो जो है वो अपना काम अमल में लाती है। तो ये जो है वो 2 अलग अलग कंसेप्ट होंगे। भारत में पार्टी निज़ाम की नौयत में क्या तब्दीली हुई? सो ये जो है वो टेक्सचुअल है। उसके बाद है इलाकाई पार्टियों की खुसूसियात बयान कीजिए। तो आपको जो है पेज नंबर 86, 87 पर जो है इसका आंसर मिल जाएगा। इलाकाई पार्टी सेक्शन जो है साइड हेडिंग, उसके अंडर आपको अपने हिसाब से जितने पॉइंट सफिशिएंट लगे आप लोग लिखें, यानी 4 से 6 पॉइंट्स आपको या उससे ज़्यादा याद होते हैं तो उससे ज़्यादा, यानी आप अपने हिसाब से वो आंसर बना लीजिए। और वो जो सेक्शन है उसमें से भी आप इलाकाई पार्टी के नोट का काफ़ी हिस्सा जो है वो ले सकते हैं। तो ये आंसर और जो नोट लिखनी थी इलाकाई पार्टी पर वो जो है वो काफ़ी हद तक सेम होगा। नेक्स्ट चैप्टर है समाजी और सियासी तहरीकें। किसान की तहरीक का सबसे अहम मुतालबा डैश है, तो किसानों की तहरीक का सबसे अहम मुतालबा है ज़राई पैदावार को मुनासिब कीमत दी जाए। ज़राई पैदावार बढ़ाने और अनाज के मामले में खुद कफील होने के लिए डैश इंकलाब लाया गया, तो सब्ज़ इंकलाब ज़राई पैदावार के लिए था। डैश को भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा को। जमहूरियत में तहरीकों को बड़ी अहमियत हासिल है, ये बयान सही है, टेक्सचुअल है। तहरीक के लिए मजबूत क़यादत की ज़रूरत है, ये बयान भी सही, ज़रूरत नहीं होती, ये बयान गलत है। तहरीक के लिए क़यादत की ज़रूरत होती है, और ये भी जो है टेक्सचुअल है। सार्फिन की तहरीक वजूद में आई, ये जो है सही है। ज़रा इंकलाब की वजह से अमीर और गरीब किसानों में तकसीम हुई, ये जो है बयान सही है। और इसका आंसर किताब के पेज 93 पर जो आपको किसान तहरीक है वहाँ पर जो है ये नीचे पैराग्राफ है, उसमें से जो है होगा ज़राई पैदावार से मुतालिक चंद इस्लाहात। ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें 4th लाइन है, ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए और अनाज के सिलसिले में खुद कफील बनने के लिए सब्ज़ इंकलाब लाया गया, लेकिन इससे गरीब किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि किसानों में जो है गरीब और अमीर 2 तबके वजूद में आ गए।
इनमें बेइत्मीनानी बढ़ गई और किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। इसके अलावा आप इसमें जो है वो ऐड भी कर सकते हैं कि जो अमीर किसान थे वो जो है गरीब किसानों का माशी इस्तेहसाल करते हैं, और इसके अलावा जो है उनके साथ कई किस्म की नाइंसाफ़ी होती है और उन पर जो है वो जुल्म ढाया जाने लगा। इसलिए जो है वो सब्ज़ इनकलाब की वजह से किसानों में तकसीम हो गई। उसके बाद है तस्वुरात को वाज़ह कीजिए, आदिवासी तहरीक, मज़दूरों की तहरीक और सार्फिन तहरीक। इन तीनों का जो है वो किताब में आपको जो है साइड हेडिंग्स मौजूद है, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। तीनों में बतानी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक ये तहरीक के अहम मुतालबात क्या थे, दूसरा ये तहरीक अगर तारीख़ में कभी वजूद में आई है या ये तहरीकें की गई है तारीख़ में, जैसे आदिवासी तहरीक के जो है वो कॉलोनियल परेड के टाइम पर जो है वो उसकी मिसालें मिलती है, और मज़दूरों की तहरीक भी जो है वो की गई थी। तो आपने वो जो है साल या वो दौर के मुतालिक लिखना है। दो चीज़ें जो इसमें आप ये ख़ास तौर पर जो है वो कवर करें। इसके अलावा जो है अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करना है तो फिर आप लोग जो है वो कर सकते हैं। भारत की अहम तहरीकें तो आदिवासी तहरीक थी, ख़ातीन तहरीक थी, सार्फिन तहरीक थी, मज़दूर तहरीक रही है, किसान तहरीक रही है। मुख्तसर जवाब लिखिए। माहौलात की तारीख के कामों को वाज़ह कीजिए, टेक्सचुअल है। भारत में किसान तहरीक की नौइयत बयान कीजिए, ये भी जो है वो टेक्सचुअल है। और जो है आज़ादी से कब्ल ख़ातीन की तहरीक किन इस्तिलाहात के लिए जद्दोजहद करी थी, ये भी टेक्सचुअल है। लास्ट क्वेश्चन है, तहरीक से क्या मुराद है, तो आप अपनी किताब में पेज नंबर 92 पर आए, तहरीक से क्या मुराद आपको साइड हेडिंग मिलेगी। इसके जो है 4 या 5 पॉइंट्स या पूरे 6 पॉइंट्स जो है आप लोग लिख लें। यानी कि तहरीक एक इज्तिमाई अमल है, इसमें लोगों की फ़ाल शिरकत मुतवक्के होती है। तहरीक लोगों के किसी मखसूस मसले की बुनियाद पर रखी जाती है। तहरीक के पेश नज़र कोई मखसूस अवामी मुफाद या मसला होता है। आप ये 2 पॉइंट जो है मर्ज भी कर सकते हैं। तहरीक के लिए कोई कायद होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तहरीर एक तंजीम की शक्ल में होती है, तंजीम के बगैर तहरीक मसाइल को हल नहीं कर सकती। और लास्ट, किसी भी तहरीक के लिए अवामी हिमायत बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है वो एक कायद वाला पॉइंट और अवामी हिमायत वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है, तो उससे स्किप मत करिएगा। और आगे जो है आप लोग अपना चैप्टर पढ़कर इसके हिसाब से जो है वो और मिसालें लेकर भी जो अपना आंसर ये वाला बना सकते हैं। सो विद दैट नोट विल कंप्लीट दिस वीडियो, विल एंड दिस वीडियो। उम्मीद है आपको समझा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिएगा, एंड अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने स्टूडेंट्स क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।